नमस्कार विद्यार्थियों, स्वागत है आपका आपके अपने YouTube चैनल कूल स्टडी 2.0 में। दोस्तों, आज के इस वीडियो में हम लोग बात करेंगे कक्षा 10वीं के हिंदी व्याकरण के बारे में। और हिंदी व्याकरण में जो हम लोग टॉपिक आज डिस्कस करेंगे वो हम लोगों की टॉपिक होगी समास। तो साथियों, हमने कक्षा 10वीं का सिलेबस बता रखा है। यदि आपने पहले सिलेबस नहीं देखा है, यदि आप सिलेबस नहीं देखेंगे तो आपको ये नहीं पता चल पाएगा कि हमको क्या क्या पढ़ना है, क्या नहीं पढ़ना है। क्योंकि जो 2023 में कुछ दूसरा सिलेबस था और 2024 में अब की बार कुछ दूसरा सिलेबस हो गया है। तो आपसे गुजारिश है कि आपने अगर सिलेबस वाली वीडियो नहीं देखी है तो आप चैनल पर जा कर के सिलेबस वाली वीडियो देख लें। चलिए आज की बात करते हैं। तो आज इस वीडियो में हम लोग बात करेंगे हिंदी व्याकरण के बारे में। हिंदी व्याकरण में जो दोस्तों हम लोग जानेंगे वो होगा कि हिंदी व्याकरण में कि हम लोग शब्द रचना के तत्व में क्या पढ़ेंगे। शब्द रचना के तत्व में हम लोग पढ़ेंगे उपसर्ग, उसके बाद हम लोग पढ़ेंगे प्रत्यय, फिर उसके बाद समास, फिर उसके बाद तद्भव। और दोस्तों ये जो प्रश्न होंगे आपसे ऑब्जेक्टिव पूछे जाएंगे। ये जो प्रश्न होंगे वो क्या पूछे जाएंगे? ऑब्जेक्टिव पूछे जाएंगे। चलिए, लेकिन दोस्तों आज के इस वीडियो में केवल और केवल हम लोग डिस्कस करेंगे, केवल और केवल पढ़ेंगे समास। दोस्तों आप जैसा कि जानते हैं 2023 में जो पेपर हुआ था, 2023 पेपर जो हुआ था उसमें दोस्तों समास केवल दो पूछा था, केवल दो समास पूछा था, द्वंद्व और द्विगु, केवल द्वंद्व और द्विगु। लेकिन 2024 में दो समास और आपको पढ़ने हैं, कर्मधारय और बहुब्रीहि। कर्मधारय और बहुब्रीहि ये दोनों समास आपको पढ़ने हैं 2024 में। तो चलिए शुरू करते हैं हम लोग। आज हम लोग ख़त्म कर लेते हैं समास। दोस्तों आज मैं समास पढ़ाऊँगा। आज के इस वीडियो में हम लोग समास पढ़ेंगे, फिर उसके बाद अगले वीडियो हम लोग पढ़ेंगे उपसर्ग और प्रत्यय, फिर उसके बाद अगले वीडियो हम लोग पढ़ेंगे तद्भव तत्सम शब्द एवं पर्यायवाची शब्द। ये सारी चीज़ें डिस्कस होंगी दोस्तों आसानी से, सरलता और सहजता के साथ। तो चलिए देरी न करते हुए वीडियो शुरू करते हैं। लेकिन वीडियो शुरू करने से पहले आपसे गुजारिश है कि आप एक बार इस वीडियो को लाइक कर दें, चैनल को सब्सक्राइब कर दें और इस वीडियो को अपने दोस्तों के साथ ज़्यादा से ज़्यादा शेयर अवश्य करें। तो चलिए शुरू करते हैं। आज हम लोग सबसे पहले समास। साथियों समास में हम लोग सबसे पहले जानेंगे समास की परिभाषा। समास की परिभाषा कुछ इस तरीके से जान सकते हैं दोस्तों, लेकिन मैं अपनी परिभाषा बताना चाहूँगा। समास का जो शाब्दिक अर्थ होता है वो होता है संक्षेप, यानी छोटा करना। दोस्तों यहाँ पर आप देख सकते हैं अनेक शब्दों को संक्षिप्त करके नए शब्द बनाने की प्रक्रिया जो है वो क्या कहलाती है? समास कहलाती है। या फिर हम लोग ऐसे कह सकते हैं कम से कम शब्दों से अधिक से अधिक अर्थ प्रकट करना समास कहलाता है। और दोस्तों देखिए जैसे यहाँ पर है रसोई के लिए घर। रसोई के लिए घर ये इतना बड़ा सा एक वाक्य है, लेकिन दोस्तों इसको हम लोग एक तरीके से बोल सकते हैं रसोई घर। तो ये क्या हो गया? ये हो गया आपका संक्षेप हो गया। ये क्या हो गया? समास विग्रह हो गया। ये समास हो गया और ये क्या हो गया? समास विग्रह। और दोस्तों आगे देख लेते हैं ये क्या है? राजा का पुत्र। इतने बड़े वाक्य को हम लोग केवल बोल सकते हैं राजपुत्र। फिर उसके बाद है चार राहों का समूह। चार राहों का समूह, इसको हम लोग बोल सकते हैं चौराहा। आप लोग देख रहे हैं दोस्तों यहाँ पर आपको एक चीज़ दिखाई दे रही कॉमन सी, कि बड़े वाक्यों को छोटे में कन्वर्ट करना क्या हो रहा है? समास कहला रहा है। और छोटे वाक्यों को बड़े में कन्वर्ट करना ही क्या कहला है? समास विग्रह कहला रहा है। तो चलिए अब हम लोग इसके भेद के बारे में जान लेते हैं। दोस्तों इसके जो भेद होंगे, समास के जो भेद होंगे वो 6 होंगे। लेकिन दोस्तों आपको पढ़ने कितने हैं? केवल 4। केवल आपको 4 पढ़ना है। अब दोस्तों आपको विश्वास कैसे होगा केवल 4 ही पढ़ना है? तो आप सिलेबस वाली वीडियो को देख लें। उसके बाद सिलेबस आपको डाउनलोड कैसे करना है, मिलेगा कहाँ से, ये सारी जानकारी इस वीडियो में दे रखी है। तो चलिए आगे बढ़ते हैं। अब समास के हम लोग भेद जान लेते हैं। समास के भेद जान लेते हैं हम लोग। तो दोस्तों आप लोग देख सकते हैं यहाँ पर समास। समास की परिभाषा मैंने बता दी। उसके बाद हम लोग देख रहे हैं समास के भेद। समास के जो मुख्यतः होते हैं भेद वो कितने होते हैं? 6 भेद होते हैं। मुख्यतः 6 भेद होते हैं। दोस्तों आप लोगों ने पढ़ा होगा कभी कारक। कारक आप लोगों ने पढ़ा होगा। तो कारक 8 प्रकार के होते हैं। और कारक में से ये 6 कारक विभक्तियाँ जो है वो तत्पुरुष समास में काम आती हैं। लेकिन हम लोग पढ़ क्या रहे हैं? केवल समास के मुख्य भेद पढ़ेंगे। समास के जो मुख्य भेद होते हैं वो 6 होते हैं। जैसे आप लोग पहला देख सकते हैं यहाँ पर है तत्पुरुष समास, कर्मधारय समास, द्विगु समास, बहुब्रीहि समास, द्वंद्व समास और अव्ययी भाव समास। इसके लिए दोस्तों एक ट्रिक है, आपको
कैसे याद रहेगा कि समास के कितने भेद होते हैं, तो आप लोग एक ट्रिक याद कर लिए, द्वंद्व अवतक, द्वंद्व अवतक। यानी दोस्तों आपको इससे पता चलेगा द्व से द्वंद्व, दी से द्विगु, आ से अव्ययी भाव, बा से बहुब्रीहि, ता से तत्पुरुष और का से कर्मधारय। ये सारी चीज़ें दोस्तों आपको याद हो जाएंगी, केवल एक ट्रिक से आपको याद करना है द्वंद्व अवतक। चलिए आगे बढ़ते हुए बात करते हैं हम लोग एक एक समास को आसानी से, सरलता और सहजता के साथ पढ़ेंगे। सबसे पहले हम लोग पढ़ेंगे तत्पुरुष समास। सबसे पहले हम लोग पढ़ेंगे तत्पुरुष समास। लेकिन दोस्तों आपके जो सिलेबस में केवल और केवल 4 समास हैं, केवल और केवल 4 समास हैं। द्वंद्व समास है, द्विगु समास है, कर्मधारय है और बहुब्रीहि है। तो हम लोग किसको, तत्पुरुष को और अव्ययी भाव को, तत्पुरुष को और अव्ययी भाव को छोड़ करके बाकी सभी समास हम लोग पढ़ेंगे। तो चलिए देख लेते हैं। सबसे पहले हम लोग देखेंगे द्वंद्व समास को। चलिए शुरू करते हैं, द्वंद्व समास जान लेते हैं हम लोग। द्वंद्व समास की हम लोग पहले परिभाषा जान लेते हैं साथियों। द्वंद्व समास की परिभाषा जान लेते हैं। जिस समस्त पद, समस्त का मतलब दोस्तों आप यहाँ पर समझ सकते हैं समास, जिस समस्त पद के दोनों पद प्रधान हो, दोनों पद प्रधान हो तथा विग्रह करने पर और या एवं ये सभी लगता हो, वह क्या कहलाएगा, द्वंद्व समास कहलाएगा। यानी दोस्तों ये क्या कह रहा है आपकी परिभाषा, जिस समास के दोनों पद प्रधान हो। दोनों पद प्रधान होने का मतलब है दोस्तों, जैसे मान लीजिए ये कोई पद है, इसका ये वाला पद, इसका ये वाला पद, ये बीच में जोड़ने का काम करेगा और ये क्या होगा, इसकी जो महत्वपूर्णता होगी, जो इसका महत्व होगा अलग होगा, इसका महत्व जो होगा अलग होगा। ये अपने आप में महत्व होगा, ये भी अपने आप में महत्व होगा। जैसे हम लोग उदाहरण के माध्यम से समझते हैं, उदाहरण के माध्यम से हम लोग समझ लेते हैं। यहाँ पर जैसे आप लोग देख पा रहे हैं दिन रात, दिन रात, यहाँ पर क्या छुपा है, आपसे यहाँ परिभाषा कह रहा था और या एवं, ये सब क्या हो, छुपे रहते हो, वो क्या कहलाते हैं, द्वंद्व समास कहलाते हैं। आप लोग यहाँ देख सकते हैं लिखा है दिन रात, इसका अगर हम लोग समास विग्रह करेंगे तो क्या हो जाएगा, दिन और रात। अगर दोस्तों इसी का कहते हैं हमको कह दे कि समास करिए, समास का मतलब क्या होता है, संक्षेपीकरण, यानी हमको संक्षेप करना है, तो हम लोग क्या करेंगे, इसको कह सकते हैं दिन रात। दिन और रात को दिन और रात ना बोल करके हम लोग केवल क्या कह सकते हैं, दिन रात कह सकते हैं। बीच में क्या है, योजक चिन्ह छिपा हुआ है। अब देखिए दोस्तों आगे है सुख दुख, सुख दुख। जैसा कि मैंने दोस्तों बताया कि दोनों पद प्रधान होंगे, जैसे दिन और रात और दिन, रात और दिन, रात अपने में अपनी महत्वपूर्णता रखता है और दिन अपने में अपनी महत्वपूर्णता रखता है। दोनों क्या है, दोनों पद क्या है, प्रधान है। आगे चलिए सुख दुख, सुख अपनी महत्ता रखता है और दुख अपनी महत्ता रखता है। दोनों पद प्रधान है तो इसलिए कि यहाँ क्या हो जाएगा, और बीच में देखिए और छिपा है, जोड़ने का काम कर रहा है, ये क्या कहलाएगा, द्वंद्व समास कहलाएगा। दाल चावल, दाल और चावल दोनों की अपनी महत्ता है। भाई बहन, भाई और बहन, इसका समास विग्रह हो जाएगा। दोस्तों एक बार फिर से आप इस ट्रिक को समझ लीजिए, ये एक पद है, ये एक पद है, इस पद को एक जोड़ने का काम करेगा, वो क्या हो सकता है, वो और हो सकता है, या हो सकता है, या फिर दोस्तों वहाँ पर योजक चिन्ह हो सकता है, जैसा कि आप लोग यहाँ देख पा रहे हैं। अगर समास दिया रहेगा तो वहाँ योजक चिन्ह लगा रहेगा, अगर समास विग्रह दिया रहेगा तो वहाँ पर और लगा रहेगा, जैसा कि आप लोग देख पा रहे हैं। चलिए आशा करता हूँ आपको समझ आया होगा। जैसे दोस्तों यहाँ पर देख सकते हैं माता पिता, यहाँ पर हम लोग उसके समास विग्रह करते समय क्या बोल सकते हैं, माता और पिता बोल सकते हैं। दोस्तों यहाँ तक तो बात थी, यहाँ तक तो आपको सरलता से समझ आ गया होगा। लेकिन दोस्तों अगर आपसे पूछ लिया जाए कि देवासुर, इसमें आप लोग देख सकते हैं ना तो योजक चिन्ह है। अगर मान लीजिए ये ना दिया रहा, मान लीजिए कि ये ना दिया रहा आपसे, और केवल आपसे पूछे कि देवासुर में कौन सा समास होगा, तो आप लोगों का आंसर क्या होगा। अब आप लोगों की ये जो ट्रिक है ये काम नहीं कर रही, तो आपको यहाँ पर ये देखना होगा कि आपको संधि करना होगा। आप लोग जब संधि करेंगे देखेंगे यहाँ आप पाएंगे देव और असुर, देव और असुर, तो समास विग्रह करेंगे देव धन असुर, देव धन असुर करेंगे आप लोग। अब देव यहाँ से आ मिलेगा, यहाँ से आ मिलेगा, छोटा आ और बड़ा आ मिल के क्या बनेंगे, बड़ा आ मिल जाएंगे। और बड़ा आ जब बनता है तो वहाँ पर कौन सी संधि होती है, दीर्घ स्वर संधि होती है। तो यहाँ पर हम लोग तोड़ सकते हैं देव और असुर को हम लोग क्या कह सकते हैं, देवासुर कह सकते हैं। वैसे ही है दोस्तों कृष्णार्जुन, वैसे ही है कृष्णार्जुन, इसको भी हम लोग बोल सकते हैं कृष्ण और अर्जुन।
आशा करता हूँ द्वंद्व समास आपको समझ आया होगा। साथियों, अगर द्वंद्व समास आपको समझ आया हो तो वीडियो को एक बार लाइक कर दें, चैनल को सब्सक्राइब कर दें। एक बार फिर से मैं आपसे कहूँगा कि इस वीडियो को अपने दोस्तों के साथ ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें ताकि उनको भी शिक्षा मिल सके। चलिए आगे चलते हैं। अब हम लोग देख लेते हैं अगला समास। अगला समास हम लोग देखेंगे साथियों। अगला हम लोगों का समास है द्विगु समास। अगला जो समास है हम लोगों का वो द्विगु समास है। जिस समास का पहला पद संख्यावाचक, पहला पद क्या होगा? संख्यावाचक विशेषण हो, तथा दूसरा जो पद होगा दोस्तों वो संज्ञा होगा। पहला पद संख्या और दूसरा पद क्या होगा? संज्ञा होगा। पहला पद संख्या, दूसरा पद संज्ञा होगा, वो क्या कहलाएगा? वो आपका द्विगु समास कहलाएगा। जैसे दोस्तों अगर हम लोग कह रहे हैं, यहाँ पर देख रहे हैं सप्त सिंधु, सप्त सिंधु को हम लोग देख रहे हैं तो इससे हम लोग ये जान पा रहे हैं कि सात, अगर हम लोग इसका समास विग्रह करेंगे तो देखेंगे तो कह रहा है 7 सिंधुओं का समूह। सिंधु मतलब नदी की बात हो रही है साथियों। 7 सिंधुओं का समूह। पहला पद क्या है? पहला पद क्या है हम लोगों का? संख्या है, और दूसरा पद समूह, ये क्या है? संज्ञा है। इसलिए क्या हो जाएगा? पहला पद जिस समास का पहला पद संख्या तथा दूसरा पद संज्ञा हो वो द्विगु समास कहलाएगा, जैसा कि आप लोग उदाहरण से जान पा रहे हैं। अगला है दोपहर। दो पहरों का समूह, दो पहरों का समूह। त्रिलोक, तीनों लोकों का समाहार, तीनों लोकों का समाहार। आपको दो चीज़ें मिलेंगी, समूह मिलेगा और समाहार मिलेगा। आपको यहाँ से घबराना नहीं है। जैसे देख सकते हैं आप, यहाँ पर लिखा है तिरंगा, 3 रंगों का समूह। तिरंगे में 3 रंग होते हैं, इन सभी के मिलने से हमारा क्या बनता है? तिरंगा बनता है। इसलिए हम लोग क्या कह सकते हैं, आगे पहले क्या आया? 3, उसके बाद में क्या आया? समूह। पहला पद संख्या, दूसरा पद संज्ञा, इतने आपको ध्यान देने हैं। आगे चलेंगे, हम लोग देख पा रहे हैं उदाहरण में लिखा है दुअन्नी। क्या लिखा है? दुअन्नी, यानी कि 2 आनों का समूह, 2 आनों का समाहार। अगला है पंचतंत्र, यानी कि 5 तंत्रों का समूह। अगला है पंजाब। पंजाब है, यहाँ पर आप लोग देख सकते हैं 5 आबों का समूह। आबों का मतलब नदियाँ, आबों का मतलब नदियाँ। पंजाब, 5 नदियों का समूह क्या कहलाता है? पंजाब कहलाता है। दोस्तों आशा करता हूँ आपको द्विगु समास भी समझ आया होगा। चलिए दोस्तों, आशा करता हूँ आपको समझ आया होगा वो समास। अब हम लोग पढ़ेंगे कर्मधारय समास। कर्मधारय समास में दोस्तों हम लोग पहले उसकी परिभाषा जानेंगे। आपसे पूछ सकता है, परिभाषा भी पूछ सकता है, पहचान पूछ सकता है, आपसे उदाहरण पूछ सकता है। लेकिन दोस्तों आपको इतनी चीज़ें ध्यान रखनी है कि ये केवल आपके ऑब्जेक्टिव में आएगा, केवल और केवल ऑब्जेक्टिव। बहुविकल्पी का अर्थ ये हो गया कि आपको प्रश्न पूछ लिया जाएगा, फिर आपको 4 ऑप्शन दे दिए जाएंगे। इन 4 ऑप्शनों में से आपको एक ऑप्शन टिक करना होगा। एक खंड आ होगा और खंड बा में आप लोगों को लिखित प्रश्न पूछे जाएंगे। खंड बा में आप सभी से लिखित प्रश्न पूछे जाएंगे। यदि आपने सिलेबस वाली वीडियो नहीं देखी है तो आपसे गुजारिश है कि आप सिलेबस वाली वीडियो एक बार जा करके देख लें, ताकि आपको सिलेबस अच्छे तरीके से समझ आ जाए। तो चलिए आगे हम लोग बढ़ते हुए पढ़ते हैं कर्मधारय समास। जिस समास का उत्तर पद प्रधान हो तथा पूर्व पद और उत्तर पद में उपमान और उपमेय अथवा विशेषण और विशेष संबंध हो वो क्या कहलाएगा? कर्मधारय समास कहलाएगा। दोस्तों आप लोग यहाँ पर देख सकते हैं, दोस्तों जैसा कि आप लोग देख सकते हैं यहाँ पर जैसे से हम लोग समझ सकते हैं। जैसे यहाँ पर आप लोग देख सकते हैं लिखा हुआ है नवयुवक। नवयुवक दोस्तों आप परिभाषा एक बार फिर से पढ़ें कि जिस समास का उत्तर पद प्रधान हो तथा पूर्व पद और उत्तर पद में उपमान और उपमेय तथा विशेषण और विशेष संबंध हो वो क्या कहलाता है? कर्मधारय समास कहलाता है। जैसे आप लोग देख सकते हैं नवयुवक, नव है जो युवक, नव है जो युवक। पीताम्बर, पीत है जो अंबर, पीत का अर्थ क्या हो जाएगा दोस्तों? पीला। उसके बाद देखिए यहाँ पर है परमेश्वर, परम है जो ईश्वर, परम है जो ईश्वर। आपको ये ध्यान देना है कि कर्मधारय और बहुब्रीहि में बहुत जरा सा अंतर है। आप लोगों को थोड़ा सा यहाँ पर दिमाग लगाना पड़ेगा कि जो बहुब्रीहि होगा वो तीसरे की तरफ चला जाएगा, उसका जो अर्थ होगा वो तीसरे की तरफ चला जाएगा, लेकिन कर्मधारय का अर्थ तीसरे की तरफ नहीं जाएगा। जैसे यहाँ पर नील कमल, नीला है जो कमल। अगला है महात्मा, महान है जो आत्मा। उसके बाद है
कनकलता। यहाँ पर देखिए, यहाँ पर आप उपमान और उपमेय, कनकशीलता, कनकशीलता। और यहाँ पर देख सकते हैं आप लोग प्राण प्रिय, प्राणों के समान क्या है, प्रिय, प्राणों के समान जो प्रिय हो क्या कहलाएगा, प्राण प्रिय कहलाएगा। आशा करता हूँ आपको कर्मधारय समास समझ आया हुआ। चलिए आगे चलते हैं और लास्ट समास हम लोग पढ़ लेते हैं, बहुब्रीहि समास। बहुब्रीहि समास की पहले हम लोग परिभाषा जानेंगे, उसके बाद उसके उदाहरण जानेंगे। जैसे आप लोग देख सकते हैं यहाँ पर लिखा हुआ है, समास में आए पदों को छोड़कर, यानी कि जो पद आएंगे, एक पद और दो पद, इन पदों को छोड़कर जब किसी अन्य पदार्थ यानी कि किसी अन्य पद की प्रधानता हो, तब उसे हम लोग क्या कहते हैं, बहुब्रीहि समास कहते हैं। जैसे यहाँ पर है प्रधानमंत्री, मंत्रियों में प्रधान है जो, मंत्रियों में प्रधान है जो, जैसा कि आप लोग कर्मधारय में देख रहे थे, वहाँ पर क्या था, महान है जो जन, महाजन में क्या था, महान है जो जन, वो तीसरे की तरफ नहीं जा रहा था। लेकिन यहाँ पर जो है आपका ये बहुब्रीहि समास तीसरे की तरफ जाएगा, तीसरे अर्थ की तरफ जाएगा। जैसे कि आप लोग यहाँ पर देख पा रहे हैं, प्रधानमंत्री, मंत्रियों में प्रधान है जो, अर्थात कौन, प्रधानमंत्री। जैसे यहाँ पर लिखा हुआ है पंकज, पंख यानी कीचड़, पंख मतलब क्या होता है दोस्तों, कीचड़, पंख में पैदा हो जो, अर्थात कमल, तीसरे अर्थ की ओर जा रहा है। जैसा कि आप लोग यहाँ पर देख रहे हैं, लिखा हुआ है अनहोनी, अनहोनी, ना होने वाली घटना वो क्या होगी, कोई विशेष घटना होगी, कोई विशेष घटना हो उसके लिए भी क्या कहलाएगा, वो बहुब्रीहि समास कहलाएगा। आगे है आप लोग, अगला उदाहरण है आपका निशाचर, निशा में विचरण करने वाला, निशा में विचरण करने वाला, निशा का मतलब क्या हो जाएगा दोस्तों, निशा का मतलब हो जाएगा आपका रात्रि, निशा में विचरण करने वाला अर्थात राक्षस। अगला है विषधर, विष को धारण करने वाला अर्थात सर्प, विष को धारण करने वाला अर्थात सर्प। आशा करता हूँ आपको बहुब्रीहि समास समझ आ रहा होगा। चलिए आगे चलते हैं, अगला देख लेते हैं। यहाँ पर लिखा है त्रिलोचन, तीन लोचन है जिसके अर्थात शिव, लोचन का अर्थ क्या हो जाएगा दोस्तों, लोचन का अर्थ हो जाएगा आँख, तीन लोचन है जिसके अर्थात शिव। आप लोग यहाँ पर ये देख पा रहे हैं कि यहाँ पर त्रि यानी कि प्रथम पद क्या है, तीन यानी संख्या है, तो ये द्विगु समास क्यों नहीं हुआ, क्यों नहीं हुआ दोस्तों, क्योंकि ये क्या हो रहा है, तीसरे अर्थ की ओर जा रहा है। ये त्रिलोचन जो है ये तीसरे अर्थ की ओर जा रहा है, अर्थात शिव की ओर, इसीलिए यहाँ पर बहुब्रीहि समास होगा, ना कि द्विगु समास। चलिए आगे बढ़ते हैं, अगला उदाहरण देख लेते हैं। यहाँ पर है महावीर, महान है जो वीर, महान वीर है जो, अर्थात कौन, हनुमान, बजरंगबली। उसके बाद देखिए आप लोग यहाँ पर है सत्यप्रिय, कोई विशेष व्यक्ति की बात हो रही है यहाँ पर, सत्यप्रिय, सत्यप्रिय, सत्यप्रिय है जिसे, अर्थात कोई विशेष व्यक्ति। दोस्तों आशा करता हूँ आपको समास पसंद आया होगा। यदि ये इस वीडियो से आपको कुछ सीखने को मिला हो तो आप लोग इस वीडियो को एक बार लाइक कर दें, चैनल को सब्सक्राइब कर दें और इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा अपने दोस्तों के साथ शेयर अवश्य करें। चलिए मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए नमस्कार, पढ़ते रहिए, मस्त रहिए, स्वस्थ रहिए।